हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज डेट है 22 सितंबर और हम देखेंगे आज रोज़ की तरह करंट अफेयर्स और साथ ही साथ में प्रीलिम फैक्ट्स जो यूज़फुल होंगे हमारे 11 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के एग्ज़ाम्स के लिए जो यूपीएससी एंड यूपीपीएससी का है। ओके, स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। जो हमारा कल का क्वेश्चन था, किस भारतीय किशोर को 2020 में 17 युवा नेताओं की सतत विकास लक्ष्य के लिए नामित किया गया है? तो उसका राइट आंसर है उदित सिंघल। उदित सिंघल जो ग्लास टू सेंट के संस्थापक हैं, जिन्होंने एक ऐसी पहल को स्टार्ट किया है जो ग्लास से जितना भी कचरा होता है ना, उसको चुनौती से बचने के लिए, यानी कि ग्लास से कोई कचरा ना, कोई प्रॉब्लम हो, जितना भी कचरा होता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक शून्य अपशिष्ट के रूप में चला जाएगा वो, पारिस्थितिक तंत्र पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय एमएचए ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासन के लिए एक नए नियमों को अधिसूचित किया है जो उपराज्यपाल के कार्यों के निर्दिष्ट करते हैं। क्या है इसमें इनके कार्य, ये देखने हैं। फर्स्ट ऑप्शन पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि या भ्रष्टाचार निरोधक। कूट है 1 2 3, 1 2 4, 1 2 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर 1 2 4 यानी कि भूमि इसमें शामिल नहीं है। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार निरोधक है। और ये जो जम्मू कश्मीर है ये पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद से इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। गृह मंत्रालय एमएचए ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासन के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है जो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के कार्यों को निर्दिष्ट करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचारी विरोधी कार्य आते हैं इसके अंतर्गत, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्दिष्ट वित्तीय लेन देन हाल ही में समाचारों में देखा गया है, क्या है ये? तो ऑप्शन विदेशी देशों से भारतीय गैर सरकारी संगठनों को प्राप्त दान है, वित्तीय लेन देन जो आयकर भुगतान से मुक्त है, तीसरा नागरिकों द्वारा दिए गए उच्च मूल्य के लेन देन जो सरकार द्वारा ट्रैक किए जाएंगे, या कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि नागरिकों द्वारा दिए गए उच्च मूल्य के लेन देन जो सरकारों द्वारा ट्रैक किए जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा देखिए। निर्दिष्ट वित्तीय लेन देन नागरिकों द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेन देन हैं जिन्हें सरकार काले धन पर अंकुश लगाने के इरादे से ट्रैक करती है। ओके, और भारत में कर आधार को चौड़ा करती है। अगर इसके बारे में देखिए कितना लगाया गया है और क्या क्या शामिल है, तो इसमें घरेलू व्यापार वर्ग, हवाई यात्रा, विदेश यात्रा, एसएफटी की रिपोर्टिंग के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव किया, जिसमें शैक्षिक शुल्क या दान देखें भुगतान 1 लाख से ऊपर के आभूषण, सफेद वस्तुओं, चित्रों, संगमरमर, बिजली की खपत की खरीद। और अगर जीवन पॉलिसी देखें, जीवन बीमा पॉलिसी का भुगतान जो होटल खर्च करता है वो 50,000 से ऊपर का प्रीमियम होगा, और स्वास्थ्य से रिलेटेड देखें तो 20,000 से अधिक होगा। अगर इसमें फॉर्म की बात करें तो मई 2020 में आईटी विभाग की अधिसूचना के अंदर एसएफटी नए फॉर्म 26 एएस का हिस्सा होगा। तो ये किस फॉर्म का हिस्सा होगा? तो 26 एएस का होगा। काम क्या है? उच्च मूल्य के लेन देन जिन्हें सरकार काले धन पर अंकुश लगाने के इरादे से ट्रैक करती है, यानी कि जो भी उच्च मूल्य का लेन देन है उसको ट्रैक करना काम है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन परिवार विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मिशन परिवार विकास केंद्र के सभी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने के उद्देश्य से एक परिवार नियोजन कार्यक्रम है। मिशन का उद्देश्य सूचना आधारित विश्वसनीय सेवाओं और अधिकारों के आधार पर आपूर्ति के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन विकल्पों तक पहुँच में तेजी लाना है। और तीसरा ऑप्शन है, लक्ष्य कुल प्रजनन दर को कम करना, यानी 2025 तक 2.5 लाना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि दूसरा और तीसरा। फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है, यानी कि विकास देश के सभी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने के उद्देश्य का परिवार नियोजन कार्यक्रम है, ये नहीं है इसमें, यानी कि इसकी प्रजनन दर को कम करना 25 तक लाना है, 2.1 तक करना है। और इसका उद्देश्य सूचना आधारित विश्वसनीय सेवाओं परिवारों के आधार पर आपूर्ति के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन विकल्पों तक पहुँच में तेजी लाना है। ओके, तो उच्चतम प्रजनन दर वाले देश की कुल आबादी 44% है। 7 राज्यों के 146 जिलों में स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें 7 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम। और 25 तक 2.5 तक लानी है प्रजनन दर। और इसके अंतर्गत क्या आता है कि ये एक मिशन परिवार विकास शुरू किया गया था। मिशन का उद्देश्य
रिक्त ढांचे के भीतर सूचना, विश्वसनीय सेवा और आपूर्ति के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले परिवहन नियोजन विकल्पों तक पहुँच में तेजी लाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य एशियाई फ्लाईवे यानी CAF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है मध्य एशियाई फ्लाईवे आर्कटिक और भारतीय महासागरों संबंध द्वीप श्रृंखलाओं के बीच यूरेशिया के एक बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र को कवर करता है। दूसरा है मध्य एशिया वाटरवर्ड्स फ्लाईवे एक्शन प्लान प्रवासी वाटरवर्ड्स और उनके आवासों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। तीसरा रड़ौवा कक्ष और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य प्रवासी जलप्रपात के लिए प्रमुख स्थल है। ऑप्शन है यानी कूट है हमारे 1 2 1 3 2 3 1 2 4। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ये तीनों आंसर सही है। यानी कि वाटरवर्ड्स फ्लाईवे एक्शन प्लान प्रवासी वाटरवर्ड्स उनके आवासों के संरक्षण को प्रदान करता है और एक महाद्वीपीय क्षेत्र को कवर करता है और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य प्रवासी जलप्रपात के लिए प्रमुख स्थल है। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। CF में जलमार्ग के महत्वपूर्ण प्रवासन मार्ग शामिल हैं, जिनमें अधिकांश साइबेरिया में सबसे उत्तरी प्रजनन मैदान से लेकर पश्चिम एशिया, भारत, मालदीव और ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र में दक्षिणी गैर प्रजनन सदियों तक फैले हुए हैं। इसमें एक फ्लाईवे जो आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर के संबंधित द्वीप श्रृंखलाओं के बीच यूरेशिया के एक बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र को कवर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले CRISPR कोविड-19 परीक्षण का नाम क्या है? किसके नाम पे रखा गया है CRISPR कोविड-19 परीक्षण? ऑप्शन है गोरा, व्योमकेश, विमला या फिर फेलुडा। तो इसका राइट आंसर डी, यानी कि फेलुडा है। ये एक द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने DCGI ने 19 सितंबर 2020 को भारत के पहले टाटा क्रिस्पर क्लस्टर रेगुलेटरी यानी क्रिस्पर की फुल फॉर्म CRISPR की क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरसेप्टर शॉर्ट पैलेंडिक रिपोर्ट, ठीक है, कोविड-19 टेस्ट के फेलुदा के वाणिज्यिक लॉन्च को मंजूरी दी है। टाटा समूह के क्रिस्पर कोविड परीक्षण का नाम सत्यजीत रॉय के प्रतिष्ठित चरित्र यानी कि फेलुदा के नाम पर रखा गया है। तो ये किसका? सत्यजीत रॉय का एक प्रसिद्ध चरित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में शामिल होने के लिए कितनी महिला अधिकारियों का चयन किया गया है? ऑप्शन 3 2 1 5। तो राइट आंसर 2 महिलाओं को भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में शामिल होने के लिए अधिकारियों का चयन किया गया है, जिसमें एक ऐतिहासिक पहल में 2 महिला अधिकारी जिसमें नाम है उनमें स्ट्रीम में यानी ऑब्जर्व एयरबॉर्न टेक्नीशियंस के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है, जिनके नाम है लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और SLT रीति सिंह, यानी कि लेफ्टिनेंट रीति सिंह। तो 2 लोगों के नाम कौन है? सब लेफ्टिनेंट है और एक लेफ्टिनेंट है, यानी कि कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह। और किसके लिए चुना गया है? भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में शामिल होने के लिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूथ बैडर गिन्सबर्ग, जिसे कुख्यात RBG के रूप में जाना जाता है। 18 सितंबर को उनका निधन हो गया है। इन्होंने किस राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? रूथ बैडर गिन्सबर्ग। तो ऑप्शन है UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या USA। तो राइट आंसर USA, यानी USA के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रूथ बैडर गिन्सबर्ग कुख्यात RBG के रूप में जाना जाता है। मेटास्टेटिक अग्नाशय और के कैंसरों की जटिलता से पीड़ित होने का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया इनका, और ये महिलाओं के अधिकारों का एक प्रतिष्ठित चैंपियन माना जाता था इन्हें। और अपने विशाल करियर के दौरान एक रॉक स्टार का दर्जा विकसित किया था इन्होंने, और अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की बेंच में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला थी। तो क्या नाम था इनका? जस्टिस रूथ बैडर गिन्सबर्ग। और इनकी जो मतलब इनकी मौत हुई है उसका कारण है मेटास्टेटिक अग्नाशय में कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 7 साल के निलंबन के बाद अपनी यात्री रेलवे सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है? जो 7 साल से बंद डली थी वो स्टार्ट किए फिर से। ऑप्शन नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल ने 7 साल के निलंबन के बाद अपनी यात्री रेलवे सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। यह निर्णय देश को भारत से रेल के 2 सेट मिलने के बाद आया। डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रेल सेट जो नेपाल ने भारत से खरीदा है। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से कि डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रेल सेट का आदान प्रदान आयात निर्यात किस देश से हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच, यानी कि नेपाल ने भारत से खरीदा है और 18 सितंबर को जनकपुर शहर में पहुँचा है। ओके,
तो यानी कि 7 साल से जो निलंबन हुई है रेल यात्रा, उसको कहाँ कौन रेल सेवाएं कौन सा देश स्टार्ट कर रहा है, तो वो नेपाल स्टार्ट कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।